दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अमर कहानी भाग 29 खंड 2 में हम आगे जानेंगे। धर्म निरीक्षण, ग्रह व्यवस्था और स्वदेश वापस आया। पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे दक्षिण अफ्रीका में हिंदी लोगों पर भारत के वायसराय ने 3 पाउंड का कर प्रति व्यक्ति लगा दिया था। कांग्रेस आखिर तक इसके खिलाफ लड़ी। साथ ही कितने ही बंधुआ मजदूरों ने भी संघर्ष में जान दी और जेल भी गए। अब आगे और इस तरह मैं समाज सेवा में तन्मय हो गया। उसका कारण था आत्मदर्शन और उसे प्राप्त करने के लिए सेवाधर्मी एक साधन था। हिंदी लोगों की सेवा करना ही मेरा उद्देश्य बना, क्योंकि वो कैसे करनी थी ये मैं जानता था। काठेवाड़ की उठापटक को छोड़कर निर्वाह के साधन के लिए मैं दक्षिण अफ्रीका आया, लेकिन यहाँ आकर ईश्वर शोध और आत्मदर्शन के प्रयत्नों में फंस गया। मेरे ईसाई मित्रों ने भी मेरी धर्म जिज्ञासा को जागृत करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, लेकिन उन्होंने मुझे ईसाई बनने के लिए प्रेरित किया हो ऐसा मुझे याद नहीं आता। मैंने कई किताबें पढ़ी जिनमें नर्मदा शंकर का धर्म विचार, मैक्स मूलर का हिंदुस्तान क्या सिखाता है, थियोसॉफिकल सोसाइटी द्वारा अनुवादित उपनिषद, मोहम्मद पैगंबर। इसके अतिरिक्त मैंने रायचंद भाई से भी पत्र व्यवहार किया। टॉलस्टॉय का गॉस्पेल इन ब्रीफ, व्हाट टू डू, गौतम बुद्ध इत्यादि इत्यादि। मैं अनेक ईसाई परिवारों के संपर्क में भी आया। इस तरह धर्म निरीक्षण का अभ्यास करते करते मेरी हिंदू धर्म में आस्था बढ़ी और अन्य धर्मों में जो अच्छी बातें थी उनको अमल में लाने की आदत दृढ़ हुई। गृह व्यवस्था। बम्बई विलायत और दक्षिण अफ्रीका में मैंने जो अपने रहने की व्यवस्था की थी उसमें अंतर था। दक्षिण अफ्रीका में मैं एक बैरिस्टर की तरह रहता था इसलिए और एक अच्छा घर लिया था इसलिए, और मैं हिंदी लोगों का प्रतिनिधित्व भी करता था इसलिए मुझे रहन सहन भी अच्छा रखना पड़ता था। काफ़ी अंग्रेज लोगों को घर बुलाना पड़ता था इसलिए सारी व्यवस्था रखनी पड़ती थी। यहाँ घर पर मैंने एक व्यक्ति को रखा था और मेरे ऑफिस के कारकुन भी यहीं रहते थे। यह व्यक्ति बहुत षड्यंत्री था। उसने षड्यंत्र करके मेरे कारकुन को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये बहुत सरल स्वभाव के थे, आते चुपचाप चले गए। इस घर में मुझे एक बावर्ची भी रखना पड़ा था। यह बावर्ची बहुत चालाक था। उसने एक दिन जो व्यक्ति मैंने रखा था उसे रंगे हाथों एक बदचलन स्त्री के साथ पकड़ लिया। वो सीधा मेरे ऑफिस में आया और सब बताया। मैंने घर जाकर देखा तो सब कुछ सच पाया और ये सच पाया। यह काला धंधा काफ़ी दिनों से चल रहा था मेरे घर में। मैंने उस व्यक्ति को तत्काल निकल जाने को कहा। पहले उसने मुझे धमकी दी, लेकिन बाद में वो डर कर भाग गया और फिर उस बावर्ची ने भी मेरा घर छोड़ दिया। वो बोला, मेरा आपके यहाँ नहीं चल सकेगा क्योंकि आप बहुत भोले हैं। मैं जिस कारकुन को उस व्यक्ति ने षड्यंत्र करके निकाला था ताकि वो ये सब काले धंधे कर सके, उसको मैंने मदद करने की पूरी कोशिश की। जीवन में ऐसे प्रसंग अनेक बार आए, लेकिन कहते हैं ईश्वर जिसकी रक्षा करता हो उसका कोई क्या बिगाड़ेगा। मैं वापस भारत आया। अब मुझे दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए 3 साल हो गए थे। मेरी लोगों से जान पहचान भी हो गई थी और सार्वजनिक कामों के लिए लोग मुझे चाहने लगे थे। मेरी वकालत भी अब अच्छी चलने लगी थी और ऐसा हो गया था कि मुझे कई वर्षों तक यहाँ रहना पड़ेगा। इसलिए 1896 में मैंने 6 महीने के लिए भारत आने की अनुमति ली और सोचा परिवार को भी लेकर आ जाऊंगा साथ, और यहाँ जो हो रहा था उसकी जानकारी भी वहाँ पहुँचा दूंगा। लेकिन एक प्रश्न था, यदि मैं स्वदेश गया तो यहाँ कांग्रेस का काम कौन देखेगा।
इसके लिए ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो हिंदी लोगों से संपर्क रख सके और जिससे अंग्रेजी भाषा का भी काम चलाने लायक ज्ञान हो। इसलिए मैंने आदम जी मियाँ खान को यह जवाबदारी देने की सिफारिश की, जो मान्य हो गई। और इस तरह 1896 के मध्य में मैं पोंगोला बोट से भारत आने के लिए रवाना हुआ। बोट पर मैंने उर्दू तमिल भाषा सीखने का भी प्रयत्न किया। जहाज़ का कप्तान मेरा मित्र हो गया था, उसके साथ खूब शतरंज खेली और धर्म चर्चा की। और इस तरह 24 दिनों की यात्रा के बाद हुगली नदी का सौंदर्य देखते हुए मैं कलकत्ता बंदरगाह पर उतरा और उसी दिन बम्बई जाने का टिकट भी बुक कराया। अब हम आगे आगे के भाग में जानेंगे। धन्यवाद।